दोस्तों आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी को लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं इराज मेडिकल कॉलेज में और जैसा कि आपके इल्म में है कि हम डिफरेंट रोगों के बारे में, उनके इलाज के बारे में, उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रूबरू हो रहे हैं। तो आज हम पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं और ख़ुसूसन पेट से रिलेटेड, जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों के जो डिपार्टमेंट होता है उसके हेड प्रोफेसर डॉक्टर शिरीष भटनागर साहब, और उससे हम बात करेंगे। ख़ास तौर से आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंटिस, जिसे हम आम भाषा में पीलिया कहते हैं। ये पीलिया क्यों होता है और कैसे होता है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और अपने बच्चों के लिए ख़ास तौर से सेल्फ मेडिकेशन या जो मिथ हैं, ये चीज़ों को लेकर हम सवालात करेंगे और उसके जवाब हासिल करेंगे। ख़ास बात यह है कि हम आज उनसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि हम गैस्ट्रो लीवर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात जब करते हैं तो इसमें ख़ास वो अमराज यानी वो रोग कौन कौन से होते हैं, उनसे ये सवाल पहला करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत खैर मकदम है हमारे चैनल पर। और आपसे पहला सवाल ये कि जब हम सुपर स्पेशलिटी की तरफ बढ़ते हैं और हमारे गैस्ट्रो लीवर या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें वो कौन कौन सी बीमारी आती है और ख़ास तौर से बच्चों के बारे में, उसको आप हमें बताएं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुझे इस पे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। देखिए, जब हम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो बच्चों के पेट की बीमारियों के बारे में बात करते हैं तो अगर हम देखें आज से 30 साल पहले 30 साल पहले गैस्ट्रोएंटरोलॉजी या बच्चों की पेट की बीमारियों में सिर्फ एक दस्त माना जाता था कि सिर्फ डायरिया एक चीज़ है। लेकिन ओवर द ईयर्स पिछले 30 सालों में ये ब्रांच पूरी डेवलप हुई है। इसमें अलग अलग तरह की बीमारियां, लिवर, इंटेस्टीन और साथ पैनक्रियाज, इन सब की वेरियस बीमारियां, अलग अलग बीमारियां अब देखी जाती हैं। जैसे लिवर में होता है जॉन्डिस की बीमारी, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, बहुत सारी और बीमारियां होती हैं। ऐसी पैनक्रियाज में पैनक्रेटाइटिस एक बीमारी होती है जो बच्चों को अब काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, इफेक्ट करती है बच्चों को चोट लगने, पेट में चोट लगने के कारण या इन्फेक्शन के कारण। और आंतों में भी सिर्फ एक तीव्र दस्त या एक्यूट डायरिया नहीं रह गया, क्रॉनिक डायरिया, एलर्जीज़, बहुत सारी चीज़ें अब आने लगी। और सबसे अच्छी बात जो आ गई है अब के फील्ड में वो ये आ गया है कि हम ना ही इनको डायग्नोस तो कर ही ले रहे हैं और हम ट्रीट भी कर ले रहे हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पहले सोचते थे कुपोषण की बीमारी, अगर किसी को बच्चे को वजन नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब कुपोषण है या उसको ट्यूबरक्लोसिस है। लेकिन अब देख रहे हैं कि वो सारे बीमारी ऐसी हो रही है कि बच्चों को दस्त बार बार हो रहे हो, देखते हैं कि उनको गेहूं से एलर्जी है, जिसको हम लोग सीलियाक डिजीज़ कहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हम लोग देखने लगे हैं। तो अगर हम उनका गेहूँ बंद कर देते हैं तो बच्चे वो बिल्कुल स्वस्थ होने लगते हैं। इसी तरह से काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जीज़ बहुत सारा हम लोग देख रहे हैं जो कि हमारे पेट की समस्याओं को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। लिवर की बीमारियां जैसे दवाई, ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेने से लिवर पे असर पड़ने लगा है, वो सारी चीज़ें, मोटापा देखने लगे, ओबेसिटी से रिलेटेड बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब देखने लगे हैं। और इनको हम देख भी रहे हैं, डायग्नोज भी कर रहे हैं और हम ट्रीट भी कर रहे हैं। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम चेंज हुआ है लास्ट 3 डेकेड में। मैं कहूँगा कि सिर्फ जहाँ पे सिर्फ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को एक डायरिया वाले के बराबर माना जाता, अब ये पूरी सुपर स्पेशलिटी डेवलप हो गई है जिसमें हर तरह की बीमारियां ट्रीट हो रही हैं और हर तरह की देखी भी जा रही हैं। और हम लोग, सबसे अच्छी बात है, हम इनको ट्रीट भी कर रहे हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स भी इस तरह के, एंडोस्कोपी और सब कुछ आ गया है जिससे हम सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। खून की उल्टी तक हम कंट्रोल कर लेते हैं। बच्चे जो एसिड पी लेते हैं, उनका आहार नली सिकुड़ जाती है, उनको हम खोल देते हैं। तो पूरा का पूरा डायमेंशन चेंज हो गया है और एक पूरा नया आयाम इसमें आ गया है कि हाँ, हम इस फील्ड में कैसे और एक्सेल कर सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट चीज़ जो अब आ गई है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन आ गया है। अब आप देख रहे हैं हर जगह ट्रांसप्लांट की बात हो रही, किडनी ट्रांसप्लांट, ये ट्रांसप्लांट, वो ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सबसे अहम चीज़ हो गई है। ट्रांसप्लांट बच्चों में बहुत ईजिली होने लगे हैं। अगर डोनर की व्यवस्था है और बच्चे को रिक्वायरमेंट है तो ट्रांसप्लांट भी अब पॉसिबल है और अच्छा रिजल्ट्स भी आ रहा है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने ये सुना, ये सवाल ही बहुत अहम था जिसमें ख़ास तौर से हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के बारे में बहुत तफसील से, बहुत ही ब्रॉड उसमें बताया डॉक्टर साहब ने। अब यहाँ से हम अपने सब्जेक्ट को लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का सब्जेक्ट है पीलिया, और बच्चों में ये पीलिया आम बात होता है जब बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ख़ास चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम बात कर रहे हैं उन बच्चों को जो 6 साल से ऊपर के हैं, उनमें ये क्यों डेवलप होता है, कैसे होता है। तो डॉक्टर साहब, वो पीलिया, ये जब शब्द आता है, ये लफ्ज़ आता है, तो वो बॉडी की वो पिलाहट और आँखों का रंग बदल जाना, असल में ये पीलिया क्या है और कैसे इसको हम डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है क्योंकि हमको ये समझना ज़रूरी है कि पीलिया क्या है। हम लोग पीले को सिर्फ एक जॉन्डिस या आँखों के पीलापन से रिलेट करते हैं,
देखिए पीलिया जो भी है, जब बच्चों में 6 साल से खासकर जो बड़े बच्चों में जो होता है, इसके अलग अलग कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण हेपेटाइटिस होता है, जिसके वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ई, डी। इनमें से जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होते हैं, ये खाने पीने से, बाहर का अशुद्ध खाना खाने से ये आते हैं हमारे शरीर में और एक वायरस की तरह, वायरल इन्फेक्शन की तरह हमारे बॉडी में फैलते हैं और पीलिया कराते हैं। इस तरह से हेपेटाइटिस बी और सी जो होते हैं वो संक्रमित खून से आते हैं। कहीं से ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो गया या इंजेक्शन गलत लग गया, तो वो अगर संक्रमित पेशेंट से इंजेक्शन हमको लगा दिया गया या बच्चे को लगा दिया गया, या कभी कभी मदर को अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये संक्रमित खून से, संक्रमित उस टच से आते हैं जो बच्चों में देखे जाते हैं। इसके अलावा पीलिया जो होता है, जो देखा गया है, और पीलिया मतलब ड्रग इंड्यूस, दवाइयों के कारण उनका एक साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण खासकर ट्यूबरक्लोसिस की कई दवाइयाँ जो होती हैं जो पीलिया कराती हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण अब हम लोग जो देख रहे हैं, आमूमन के इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इनमें भी लिवर का असर, इस पर भी लिवर का असर पड़ता है और इनमें भी पेशेंट्स को जॉन्डिस होने लगता है, इनमें भी पीलियापन आने लगता है। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरीज जो हम लोग देख रहे हैं पीलिया की। तो सिर्फ जॉन्डिस का मतलब ये नहीं है कि हाँ के पीली हो गई और वायरल हेपेटाइटिस हो गई, ऐसा नहीं है। हमको हर चीज़ को देखना पड़ता है कि किस तरह से पीलिया है, किस कारण से पीलिया है, और कुछ बहुत सटल चीज़ें हैं जो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि वो अपने घर में नोटिस कर सकते हैं। देखिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पीलिया से पहले जनरली क्या होता है कि बच्चे को हल्का बुखार आता है और बच्चे का खाना पीना बंद हो जाता है और उसको उल्टी की टेंडेंसी रहती है कि जो भी खाते हैं वो उल्टी या पलटने का टेंडेंसी रहता है। ये एक साइन है वायरल हेपेटाइटिस का। इसके बाद आंखें में पीलापन आता है। पहले 1 हफ्ते तक बच्चा सुस्त रहेगा, हल्का बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, और उसके बाद उसको फिर उल्टी स्टार्ट होने लगती है और फिर उसको पीलिया आंखों में डेवलप होता है। ये एक वायरल हेपेटाइटिस जो हम हेपेटाइटिस ए और ई में देखते हैं। लेकिन अगर जैसे मलेरिया का है, डेंगू का है, तो उसमें क्या होगा कि पहले बुखार आ रहा होगा और बुखार के साथ ही साथ आंखों में पीलापन होता चला जाएगा, तो दोनों साथ चलते हैं। लेकिन वायरल हेपेटाइटिस में पहले बुखार आता है, उसके बाद बुखार खत्म हो जाता है और फिर आंखों में पीलापन आता है। तो ये एक चीज़ है जो अलग दोनों को डिफरेंशिएट करती है। इस तरह से ही, और दवाइयों के बारे में तो हमको डिस्कस करना ही करता होता है कि भाई कोई ऐसी तो दवाई नहीं ली जो आपको रिएक्ट कर गई और उससे आपके पीलिया पे। तो पीलिया बेसिकली ये कि हमारा लिवर काम नहीं कर रहा है, किसी वजह से वो काम नहीं कर रहा, उसके कारण भिन्न है। वायरल हेपेटाइटिस है, अदर इन्फेक्शंस हैं, दवाइयाँ हैं, ये अलग अलग चीज़ें हमारे लिवर पर असर डाल रही हैं, और जब लिवर काम नहीं करता है ठीक तरह से तो वो पीलिया के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे सवाल ये है कि किसी तरीके से ये ट्रांसमिटेड डिसीज एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से इन्फेक्शन से ये बढ़ती है, क्या ऐसे बंदे को जिसको पता नहीं कि अभी हेपेटाइटिस है, इसका क्या कारण है कि जिसकी वजह से ये पीलिया हो रहा है, क्या हाथ मिलाने से या एक साथ खाने से इससे भी फैलता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर हम हाथ मिला रहे हैं, खाना खा रहे हैं साथ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं कि वो ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्रांसमिशन होता है जब हम अगर हम चीज़ को, इन्फेक्टेड चीज़ को अपने अंदर लें और हम अपने हाथ साफ ना करें, हम अपनी चीज़ों को प्रिकॉशन लें, खाना अच्छी तरह से कुक ना करें या हम अपने हाथ ना धोएं, तब हमारे में ट्रांसमिट होगा। अगर हम अपने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हम अपने हाथ धोते हैं खाने से पहले, हमारा खाना अच्छे से कुकड है, हम पानी जो पी रहे हैं वो बिल्कुल स्वच्छ पानी पी रहे हैं, तो हमें नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि घर में एक जने को हेपेटाइटिस है तो दूसरे को हेपेटाइटिस ए होना ज़रूरी है, लाजमी है। ब्लड ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें ये ज़रूर होता है कि टेस्टिंग आजकल हर लैब करती है, कोई भी ट्रांसफ्यूजन से पहले टेस्ट करा जाता है। तो आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हेपेटाइटिस बी, सी बहुत कम हो गई है, क्योंकि हमारी जितने भी ब्लड बैंक्स हैं और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो इन सब के बारे में बहुत जागरूक हैं। वो हमेशा टेस्ट करते हैं और ट्रांसफ्यूजन से पहले अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी निकल के आता है तो वो उस ब्लड डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बहुत कम हो गया है इसका इंसिडेंस, क्योंकि हमारी लैब्स और हमारे ब्लड बैंक बहुत अच्छे हो गए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे अब बच्चों में जो अब बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो डायबिटिक जो बच्चा है जिसमें शुगर लेवल बहुत हाई हो रहा, क्या उनके लिए ये बीमारी खासतौर से पीलिया ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत एक आम बच्चे के? जी बिल्कुल। देखिए कोई भी बीमारी अगर शरीर में हो रही है जो क्रॉनिक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पहले से हो रही है, वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी की बीमारी से लड़ने की कैपेबिलिटी सबको कम कर देती है। तो जैसे डायबिटीज़ हो गई या किसी को और कोई लंबी बीमारियां चल रही हैं, उनमें देखा गया है कि हाँ एक तो इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी कम होती है तो इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। उससे ज़्यादा जो चीज़ है वो रिकवरी में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि अंदर
अंदर से इम्यूनिटी कम है, तो क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, अगर आप देखें तो वायरस का इन्फेक्शन शरीर से अपने आप जाता है। कोई ऐसी एंटीवायरल जनरली नहीं है इनके अगेंस्ट, खासकर हेपेटाइटिस ए और ई के अगेंस्ट कोई एंटीवायरल दवा नहीं है कि हम उसको दें और बच्चे को हम ठीक कर दें। वो अपना आप समय लेते हैं, 2 से 3 हफ्ते में शरीर से अपने आप वायरस निकलता है और चला जाता है। उसमें बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता जो इम्यूनिटी है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर किसी बच्चे को इम्यूनिटी कम है किसी भी वजह से, डायबिटीज़ है या और कोई भी रीज़न से, तो फिर उसका बीमारी का रिकवरी पार्ट स्लो होता है, हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई जानलेवा में कन्वर्ट हो जाता है, बट हाँ, रिकवरी इज़ अ स्लोअर प्रोसेस बाकी बच्चों के बनस्पत। हेपेटाइटिस के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। ज़ाहिर सी बात, आज केवल सोशल मीडिया में हम डॉक्टर साहब देखते हैं तो बहुत सारे लोग ज़रा सी कोई बीमारी हो तो फ़ौरन गूगल करने लगते हैं और उसको सर्च करते हैं। कभी कभी इन्फॉर्मेशन सही भी होती है और कभी गलत होती है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, वो उनके लिए ख़ास तौर से ये कि जब ये बीमारी में जो हेपेटाइटिस है डिफरेंट टाइप A, B, C, इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और ये कहते हैं कि उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, तो क्या ये सच है या इसको सिर्फ मिथ मना है? नहीं, देखिए बिल्कुल पहली 2 चीज़ें हैं, मिथ, फैक्ट्स एंड फिक्शन इन वायरल हेपेटाइटिस बहुत प्रेवलेंट है। जितने ज़्यादा फैक्ट्स नहीं उससे ज़्यादा फिक्शन है। लोगों की सोच, लोगों के अपने 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 नज़रिए से वो अपने हिसाब से इलाज करते हैं। तो 2 चीज़ों पे मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहूँगा। पहली चीज़ है कि क्या पीलिया में हमें क्या क्या चीज़ें, लोग कहते हैं कि भाई हल्दी मत दीजिए या सिर्फ उबला खाना दीजिए, गन्ने का जूस पिलाइए, ये सब चीज़ें का मिथ फैला है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं, उनको देना शुरू कर देते हैं लोग। तो इनके बारे में बस ज़रूर मैं एड्रेस करना चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं जी। ऐसा कहीं भी नहीं है कि पीलिया में हमको हल्दी का सेवन नहीं करना। हल्दी ऑन द अदर हैंड एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और हमारी बीमारियों से लड़ती है। हम लोग पीली चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से हमको नॉर्मल खाना बच्चे को देना है, जो घर में बन रहा है वो देना है। बस हमको यही इंश्योर करना है कि घर का खाना होना चाहिए, बाहर का खाना ना दें, क्योंकि बाहर के खाने से ही हेपेटाइटिस हमारे शरीर में आता है। घर का बना हुआ स्वच्छ खाना दें। दूसरा चीज़ हम लोग करते हैं कि हम लोग गन्ने का जूस देने लगते हैं और बहुत सारा मीठा देने लगते हैं कि हाँ ये खा लो। कोई भी चीज़ फैट हमारा लिवर डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये भ्रांति होती है कि लिवर क्योंकि ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारे चिकनाई को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। वो स्टेज बहुत लेट आती है, मतलब जब हमारा वायरल हेपेटाइटिस पेशेंट बिल्कुल एंड स्टेज या हेपेटिक एन्केफेलोपैथी हम लोग कहते हैं, उस स्टेज में आती है जब बेहोशी की तरह रहता है। नॉर्मल जैसे बच्चा है, वायरल हेपेटाइटिस हुआ, उसकी आंखें पीली हैं, अदरवाइज वो बिल्कुल नॉर्मल है, घर पे रह रहा है, हम उसका सब कुछ रोक देते हैं तो वैसे भी खाना कम कर देगा, क्योंकि बच्चों को स्वाद नहीं है खाने में। अगर बच्चों को स्वाद नहीं देंगे खाने में, हल्का सा छौंक नहीं लगेगा, जिसको हम लोग कहते हैं खाने में हल्का सा घी के साथ छौंक नहीं लगेगा, रोटी पे घी नहीं लगेगी, तो बच्चा नहीं खाएगा, उसको स्वाद नहीं आएगा। और जूस पिलाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जूस पिलाने से उल्टी ज़्यादा होती है। जूस हाइपर ऑस्मोलर कंपाउंड होता है जो हमारे पेट में ज़्यादा देर तक रहता है और उल्टी करने का चांस ज़्यादा बन जाता है। नॉर्मल चीज़ दें, गन्ने का जूस तो बिल्कुल ना दें। और जितनी भी ये आयुर्वेदिक यूनानी चीज़ें होती हैं, इन सब में क्या होता है, इनमें हेवी मेटल्स का यूज़ होता है ज़्यादातर। इसमें लेड होता है, आर्सेनिक होता है, सिल्वर होता है। तो क्या होता है, ये सब लिवर टॉक्सिसिटी कराते हैं, ये इनफैक्ट लिवर को डैमेज करते हैं। तो ये सब प्रिपरेशन से हमको ऑफ द काउंटर जो आके दवाई की दुकान पे हम जाके ले लेते हैं कि भाई ये दवाई दे दो हमको, ये दवाई दे दो, ये लिवर को इम्प्रूव कर देगी, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि इन सब में भस्म, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक में कहते हैं भस्म जैसी चीज़ें होती हैं, वो सब हेवी मेटल्स होते हैं, वो लिवर को और साइड इफेक्ट करते हैं, रिकवरी को स्लो करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए, ये सब भ्रांतियों से दूर रहना चाहिए। नॉर्मल खाना दें बच्चे को, रेस्ट करे, घर पे रहे, नॉर्मल खाना दें। जितना नॉर्मल खाना, पौष्टिक खाना जाएगा, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और बच्चा अपने आप वायरल हेपेटाइटिस से रिकवर कर जाएगा। ये तो आपने बता दिया डॉक्टर साहब, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो सवाल था मेरा उसका जवाब आ गया। लेकिन फिर भी मैं ये सवाल करता हूँ, डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बीमारी के लिए, और ख़ुसूसन अगर हम लीवर से रिलेटेड बात करें, क्योंकि डाइजेशन उसी पे डिपेंड करता है। तो डाइट का एक चार्ट अगर कोई बनाए, उसको अगर ये पीलिया हुआ है या उसको क्रॉनिक डिजीज़ इस तरह से हुई है, तो उसकी डाइट चार्ट क्या होगा वो? बिल्कुल, देखिए डाइट के बारे में मैंने अभी भी कहा, डाइट बिल्कुल नॉर्मल डाइट, जिसमें हम लोग कहेंगे 30% फैट्स, 30% प्रोटीन्स, 40% कार्बोहाइड्रेट। वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस के मरीज़ को जो नॉर्मल वायरल हेपेटाइटिस है उसमें ये चेंज नहीं होता, वही
हमको पैरामीटर फॉलो करने, उतना ही प्रोटीन, उतना ही कार्बोहाइड्रेट, मिक्स डाइट पूरी तरह से देनी है, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, अगर मांस मच्छी खाते हैं तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। बस एक ही शर्त होती है कि घर का बना होना चाहिए, प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। रेड मीट को अवॉइड कर सकते हैं, वाइट मीट ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अंडा बहुत अच्छा चीज़ होता है प्रोटीन का, लिवर के लिए। जब लिवर हमारा जॉन्डिस में होता है तो प्रोटीन को बना नहीं पाता, तो प्रोटीन को हमको सप्लीमेंट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल वायरल हेपेटाइटिस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से खाएं। जब क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाती है, क्योंकि आपने क्रॉनिक वाला वर्ड का बात करा, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जब की पुरानी बीमारी हो गई तो उसमें हम लोग कहते हैं कि कुछ बच्चों को पेट में पानी आ जाता है या लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो उसमें कलेजी जैसे होती है वो हम लोग मना करते हैं, अवॉइड करते हैं। नमक का परहेज़ थोड़ा कहते हैं, अगर पेट में पानी बन रहा है तो पेट को पानी का कम करने में नमक करना है, कम होना चाहिए, तो वो रहता है। बाकी अदरवाइज नॉर्मल डाइट बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही उसको रिकवरी में हेल्प करेगी। डॉक्टर साहब, अब बहुत सारी मिथ पे जो हमने बात की, ये तो गूगल और उस पर सर्च की बात की। एक मिथ तो ये होता है कि हम किसी भी पेशेंट के लिए, खासतौर बच्चों पे, एंडोस्कोपी के लिए बहुत ख़ास वो किया जाता है कि एंडोस्कोपी नहीं कराना है, तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, एंडोस्कोपी बिल्कुल सही बात है कि एंडोस्कोपी एज अ डॉक्टर भी हम लोग तब करते हैं जब रिकमेंडेशन होता है। ऐसा नहीं कि हर बच्चे को हमको एंडोस्कोपी करना है। क्या हमको एंडोस्कोपी से हमको पहले सोचना होता है क्या इस एंडोस्कोपी से बच्चे को फ़ायदा मिलेगा, या एज अ डॉक्टर हमें फ़ायदा मिलेगा इसकी हेल्प इनटू मेकिंग अ डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट के लिए। तो एंडोस्कोपी हर बच्चे का नहीं होता। हाँ, जैसे अगर हम आंत की बीमारियां, पेट की बीमारियां लें, तो पेट की बीमारियों में अगर किसी को खून का उल्टी हो रहा हो, किसी को ऐसी प्रॉब्लम रही है कि बार बार खून आ रहा हो उल्टी में, तो उसमें क्योंकि वैरिसीज, खून के अंदर नसें फूल जाती हैं, तो हम लोग एंडोस्कोपी करके उन नसों को बांध देते हैं। या अल्सर की प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको इंजेक्ट करके दवाई से रोक देते हैं। या हमें डायग्नोसिस करनी हो, किसी बच्चे को बार बार दस्त हो रहे हैं और बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो हम गेहूं की एलर्जी सोचते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोपी द्वारा पेट छोटे आंत से पानी का जांच लेते हैं और उससे कंफर्म कर लेते हैं कि इसको किस तरह की एलर्जी है, क्या चीज़ है, हमें करना है। एंडोस्कोपी कुछ बच्चे को होते हैं जन्माती तौर से उनकी आहार नली प्रॉपर नहीं बनी हुई होती, तो हमको उसको खोलना पड़ता है, तब वहाँ पे एंडोस्कोपी। हम लोग आजकल बहुत सारे देख रहे हैं, अगर आपके उसमें भी देखा गया, वे बच्चे कुछ निकल जाते हैं, कभी सिक्का निकल गया, कभी बैटरी निकल गई, या छल्ला की का चेन, पेन, ऐसी खतरनाक चीज़ें भी निकल जाते हैं बच्चे, तो उनको एंडोस्कोपी द्वारा हम आराम से निकाल लेते हैं, जिसमें बच्चे को हल्का सा बेहोशी देना पड़ता है, बिना भर्ती करे वो आते हैं, निकलवा के चले जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर। इतने बड़े ऑपरेशन से जिसमें पेट खोल कर निकालना पड़े जो पहले होता था, उन सब चीज़ों से बच जाते हैं और बहुत ही कम मिनिमल कॉस्ट पे ये काम हो जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी और हमसे रूबरू हुए प्रोफेसर शिरीष भटनागर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। और ख़ास बात यह है कि आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो जॉन्डिस यानी पीडिया है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारी और सवाल हैं। ख़ास तौर से हमारे सामने आज के इस मॉडर्न दौर में जहां हम टेक्नोलॉजी के बहुत करीब हैं, वहीं हमारे जहन में कुछ न कुछ पुरानी बातें भी रहती हैं और उस पर बनाकर अपने सवालात खुद बना लेते हैं। तो कुछ सवालात हैं जो आप लोगों की तरफ से वो हम डॉक्टर साहब के सामने पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर सवाल आता है खाने पीने में, ख़ास तौर से हमारे अपने बुज़ुर्गों की जो बातें होती हैं उसको बहुत फॉलो करते हैं कि दूध और नहीं खाना चाहिए और दूध के साथ साथ मछली नहीं खाना चाहिए। तो ये खाने पीने की चीज़ों पर, पेट पर खास, क्योंकि लीवर का तो वही है, पेट पे क्या असर होता है या ये सिर्फ बातें भी मिथ हैं? देखिए, बहुत आपने अहम सवाल पूछा। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे बुजुर्गों का तजुर्बा गलत है, कई जगह पे वो चीज़ें होती है, लेकिन हमको उनको साइंटिफिकली एनालाइज करना। जैसे बहुत आपने सवाल कहा कि दूध और मछली को मिक्स नहीं करा जाता है। अगर हम देखें इसका, अगर हम अपने साइंटिफिकली देखें तो 5 मोस्ट कॉमन एलर्जन होते हैं हम बच्चों के लिए, बच्चों के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एक होता है उसमें मिल्क, एक होता है फिश, एक होता है एग, एक होता है नट्स। तो ये 4 जो मोस्ट, और वीट, इन 5 चीज़ों के एलर्जन मोस्ट कॉमन है। तो अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी बच्चे को एक से एलर्जी है तो हम ये मान के चलते हैं हो सकता है उसको दूसरे से भी एलर्जी हो। तो अगर आपने दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी तो वो एलर्जी बढ़ के निकल सकती है, बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ये देखा भी गया है, खासकर दूध के बारे में और फिश के बारे में आईजी मीडिएटेड एलर्जीज कहते हैं, जिसमें एनाफाइलैक्सिस जैसे सीवियर रिएक्शन तक हो जाता है। तो इसलिए एक भ्रम जो है वो गलत मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, हमें इसमें टोटली वो नहीं करना है। हमें क्या करना चाहिए कि जो भी ये फूड जो एलर्जिक वाले फूड हैं, जो लिटरेचर कहता है, जो हमारा साइंस कहता है कि दूध के अलावा बाकी सारी चीज़ें जैसे नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं
बाकी सारी चीज़ें 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करें, जब तक बच्चे के अंदर एक नॉर्मल प्रतिरोधक क्षमता, एक अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, फिर हम उसके बाद कहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें नॉनवेज खासकर हम 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करें। तो हम एक बार देख लेंगे कि हाँ 1 साल तक बच्चा दूध ले रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब दूध से उसको एलर्जी नहीं है, फिर हम नेक्स्ट चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पुराने लोग ऐसे ही करते थे कि धीरे धीरे चीज़ें इंट्रोड्यूस करी जाती थी एक साथ में। आजकल लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा ये अच्छा, किसी ने कहा ये अच्छा है तो ये भी दे दो, ये अच्छा है तो ये भी दे दो, ये बहुत अच्छा है और ये ग्लूटेन फ्री है और ये इसमें ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ऐसे दे दो। उससे नहीं, प्रॉपर एक मेथड होता है इंट्रोडक्शन का, वैसे करें। 6 महीने तक माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद ऊपर की चीज़ें शुरू करें, और वो भी एक एक करके शुरू करें, और धीरे धीरे। और नॉन-वेज प्रोडक्ट्स खासकर हम लोग कहते हैं नट्स और नॉन-वेज प्रोडक्ट्स बच्चों की डाइट में 1 साल के बाद इंट्रोड्यूस करें, जब तक आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ अब बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो इसको टॉलरेट, अगर है उसको एलर्जी तो टॉलरेट कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत आपने इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को बताया। लेकिन हम छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है कि डाइट जो है वो ख़ासतौर से हम जंक फूड और या जो मार्केट में बहुत अलग अलग वो आते हैं, चाइनीज़ है ये वो कितना नुकसानदेह, हार्मफुल है, और उसके बारे में। बिल्कुल, देखिए जंक फूड का मतलब ही जंक फूड है, इसको हमारे बॉडी के अंदर नहीं, जंक यार्ड में होना चाहिए। तो जंक फूड का मतलब ही है कि इसमें जो हमारा 30-30-40 का बैलेंस है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स का, वो रेशियो मेंटेन नहीं है। कोई भी चीज़ इसमें ज़्यादा होगी, या तो फैट ज़्यादा होगा वो 70-80% होगा, या इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, जैसे कोई अगर मीठी चीज़ होगी तो उसमें कार्बोहाइड्रेट 80% होगा, तो बाकी सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर आपका बॉडी इस बैलेंस पे वर्क करने लगेगा, 80-10-10 पे मान लीजिए 80% उसमें फैट है, 10% उसमें प्रोटीन है और 10% ही कार्बोहाइड्रेट है, तो बॉडी का पूरा मैकेनिज्म चेंज होने लगता है। और इस कारण से बॉडी के अंदर सारे जो रिएक्शंस होते हैं, बॉडी के डाइजेशन की सारी चीज़ें होती हैं, वो गड़बड़ होती हैं, तो फिर वो नॉर्मल फूड को उतनी तरह से अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और फिर सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक्सेस फैट होगा, वो बॉडी में एक्सेस फैट की तरह स्टोर होगा। इवन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भी बॉडी उसको जाने नहीं देती है, उसको एज फैट स्टोर कर देती है। जब वो एज फैट स्टोर हो जाता है तो फिर मोटापा बढ़ने लगता है। तो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ एक्सेस फैट से मोटापा नहीं बढ़ता, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वो शरीर जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट को अपने बॉडी में फैट की तरह जमा कर देता है। और बच्चों का आज देख रहे हैं आप लोग कितना मोटापा और कितना ओबेसिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। डॉक्टर साहब जल्दी सवाल ले लेते हैं। अब यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात है कि लीवर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है, इस तरह से, तो एक बच्चा क्योंकि दौड़ भाग बहुत करता है और ये कहा जाता है कि नहीं रेस्ट होना चाहिए, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ को क्या रोकना चाहिए? देखिए, नॉर्मल घर में बच्चा खेल भी सकता है, एक्टिविटीज़ भी कर सकता है। स्कूल जाने के लिए हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स या आंखों में पीलापन कम हो जाए, नाम मात्र रह जाए, तो स्कूल जा सकता है। इस बारे में हम लोग नॉर्मल गाइडलाइंस यही देते हैं। चलिए, आखिर में मैं चाहूँगा कि एक मैसेज हमारे उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो प्रिकॉशन भी हो, और आपका ये मैसेज ही उनके लिए पूरी इस गुफ्तगू का महासल भी हो जाए। बिल्कुल सही बात। मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूँगा कि खासकर जो कि हमारा आज टॉपिक जॉन्डिस रहा है, तो जॉन्डिस जो है आमूमन भाषा में हमको ये समझना चाहिए कि ये डिज़ीज़ हमारे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, लिवर को प्रॉब्लम कर सकती है, और इसका रोकथाम बहुत आसान है। अगर हम बच्चों की डाइट को मेंटेन करके रखें, बच्चों को हेल्दी हैबिट जैसे हाथ धोना, खाने से पहले हाथ धोना, शौच के बाद हाथ धोना, ये सारी चीज़ों को एम्फसाइज़ करें, और हम लोग खुद भी बाहर से खाने को अवॉइड करें। बच्चों के सामने हम कोशिश करें कि हम ही लोग घर का बना ही खाना खाएं, बच्चों को भी यही वो दें कि हाँ भाई घर का खाना बेस्ट होता है। तो हम ये सारी चीज़ों बीमारियों से अवॉइड कर सकते हैं, और हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हमारा फ्यूचर स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू डिस्कस किया आज, और तमाम जो वो सवाल जो आपके जहन में है शायद इस वक्त बिल्कुल साफ़ हो गई होगी। ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आप मिथ पर ध्यान न दें। डॉक्टर साहब के बताए हुए नुस्खे और उनके बताए हुए तजुर्बे को ज़रूर अपने साथ रखें, अपने बच्चे को स्वस्थ रखें, उसके खाने पीने का ख्याल रखें, और उसको बहुत सारी खुशियाँ दें, ताकि ये हमारे मुल्क का भी मुस्तकबिल है और ये रोशन मुस्तकबिल आगे यूँ ही बढ़ता रहे। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर रूबरू होंगे।